नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने आज समाजवादी इत्र को लॉन्च किया, जो 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना हुआ है। इसकी शीशी का जो रंग है वो समाजवादी पार्टी के ही रंग के अनुसार लाल और हरा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर ये परफ्यूम उन्हें मिल जाती है तो इसकी खुशबू बदले ना बदले रंग ज़रूर बदल देंगे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। जिस दफ्तर में सिर्फ सियासत होती है, वहां आज एक सियासी परफ्यूम भी लॉन्च हुआ। लॉन्च किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मंच से सबने हाथ उठाकर उसकी बोतल दिखाई। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे की तरह लाल और हरा है। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब पत्रकार ये परफ्यूम लगाकर उनके पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। ये सुगंध तैयार करने में ये है। परफ्यूम बनाने वाले पार्टी के एमएलसी और परफ्यूमर पम्मी जैन ने बताया कि इन्हें 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है। इसमें 22 प्राकृतिक खुशबुएं हैं और इसके बाद बनने वाले परफ्यूम में 24 प्राकृतिक खुशबुएं होंगी। इन दोनों संख्याओं का सियासी महत्व भी है। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इत्र इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। साथियों, एक इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। सियासत में नफरत बहुत है, जहर बहुत है और उसमें खुशबुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो खुशबू शायद परफ्यूम के बजाय नेताओं के आचरण और जबान से ज्यादा आएगी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 29 नवंबर के दिन गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से 500 ट्रैक्टर लेकर किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें कहीं रोका गया तो वहीं पर बैठ जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। 26 नवंबर को इस किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की यूनियन ने बैठक की, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें सभी किसान दल मौजूद रहे और ये फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को जब 1 साल पूरे हो जाएंगे, उसके 3 दिन बाद यानी 29 नवंबर को 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से और 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ टीकरी बॉर्डर से किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। यानी किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब संसद मार्च करने की जो है फैसला लेना है, क्योंकि वही समय है जब संसद सत्र भी शुरू हो जाएगा और कोशिश होगी कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून रद्द हो। ये भी निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को भारत के सभी राज्य की राजधानियों में सारे किसान, श्रमिक, कर्मचारी, खेतिहर, मजदूर, महिला, युवा, छात्र बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी कार्रवाई करें, प्रदर्शन करें, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। पार्लियामेंट मार्च की घोषणा करी है, शांतिपूर्ण रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछली बार जब ये मार्च रखा गया था, दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया था, चीज़ें हाथ से निकल गई थी। लाल किले पे हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है कि अब 29 नवंबर को किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सोमवार रात भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीज के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। तीसरी मंजिल के एसएनसीयू में लगी आग में 4 बच्चों की मौत हो गई।
परिजनों के पास रोने बिलखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि उन्हें इसमें कोई लापरवाही नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एनडीटीवी ने जो तथ्य जमा किए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। करण और निकिता मजदूरी करते हैं। 2018 में इसी अस्पताल में एक बिटिया की मौत हुई। 2021 में 12 दिन की एक बेटी को खो दिया। बेबस माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। दूध पिलाने के लिए जा रहे थे, तब उसमें आग लग गई तो वहाँ से सबको भगा दिया। आप लोग को भी बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया? कुछ नहीं जाने दिया। बाद में कुछ बताया उन्होंने? बाद में बताया तुम्हारी लड़की का था। सरकार कह रही है 4 बच्चों की मौत हुई, लेकिन मंगलवार दिन में भी हमारे कैमरे के सामने 2 और बच्चों के शव निकले। परिजन कह रहे हैं संख्या छिपाई जा रही है। शैलेंद्र की बिटिया मंगलवार को डिस्चार्ज होती, अब शव लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आग की वजह से मौत हुई। या हॉस्पिटल में कोई किसी की नहीं सुन रही है। वो सब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब गलत है। इतने ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत 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 बच्चे हैं, सब जले हुए हैं, सब ऐसे सबको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे। लापरवाही सब यहीं की है। जो हीटर में आग लगी है और जो पूरा उधर पे जला सब चले गए हैं। सरकार लाख दलील दे, अव्यवस्था हर तरफ दिख रही थी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। ऑटोमेटिक हाइड्रेंट भी खराब पड़ा था। फायर एक्सीडेंट था, पर लेकिन हमने निकाला, खाली थे सब खाली, कोई काम नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन और स्टाफ के लोग चाहते तो बचा सकते थे बच्चों को, पर ये सब भग गए अपनी जान बचाने के कारण। हैरत की बात यह है कि कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई। कमला नेहरू की यदि हम बात करें प्रॉपर उसकी, तो उसके कोई एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। हाँ, हमीदी हॉस्पिटल्स के जो नए कैंपस बने हुए हैं उनके द्वारा जरूर फायर एनओसी प्राप्त की गई। यानी कभी उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया फायर एनओसी के लिए कमला नेहरू ने? जी, मेरी नॉलेज में तो भी नहीं। हमारी टीम द्वारा देखने को पाया जो इक्विपमेंट थे वो आउटडेटेड से लगे थे और काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। सर, कितनी दफ़े नोटिस कमला नेहरू को दिया जा चुका है जब से आपने एज सच जब से मैंने चार्ज लिया है, तो मुझे लग रहा है 4 से 5 बार सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस गए हैं और उसमें कमला नेहरू भी शामिल है। आपने बताया कि 4-5 सरकार कह रही है लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। निश्चित ही नहीं करेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमारा स्पष्ट निर्देश पहले से था कि हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए, पर ये क्योंकि जांच का दायरे में आ गया है, इसलिए मुझे लगता है अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पर जांच के जो निष्कर्ष हैं, हर पहलू पर जांच होगी और जो निष्कर्ष आएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है यहाँ पर और 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बना दी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसमें यह हालत है। ये सरकार पूरे जिम्मेदार है। पहले बुजुर्गों की जान ली, उसके बाद युवाओं की ली, फिर जनप्रतिनिधियों की ली, अब बच्चों की जान जा रही है। डेंगू में अलग जान गई। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हो चुका है मध्य प्रदेश का। पूरे मामले की जांच का जिम्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान को दिया गया है। कुछ महीनों पहले भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 अस्पतालों का पता लगाया था जहां पर अग्निशमन के उपायों का या उपकरणों को ठीक से नहीं रखा गया था। ज़्यादातर निजी अस्पताल थे, लेकिन इस फायर हाइड्रेंट की हालत देखिए जो कमला नेहरू अस्पताल में है, और यही बता देगा कि सरकारी अस्पताल में जब आग लगी तो क्या गलत था या किन नियमों की अनदेखी हुई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार के दिन महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने का आरोप लगाया। नवाब मलिक ने जहां इन सभी आरोपों को गलत बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि बुधवार के दिन वो देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, इसका खुलासा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। दिवाली के बाद बड़ा धमाका करने का दावा करने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दावा किया कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड के साथ सीधा कनेक्शन है। फडणवीस का कहना है कि 1993 ब्लास्ट के आरोपी सरदार शाह अली खान और दाऊद के करीबी सलीम पटेल से नवाब मलिक ने करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में खरीदा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी?
मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी, और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी। देवेंद्र फडणवीस जी ने फडणवीस के आरोपों का जवाब देने आए नवाब मलिक ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनकी सारी खरीद बिल्कुल दुरुस्त है और अंडरवर्ल्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो उन पर जांच बिठाई जाए। आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता। इसके साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन उनका नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस का है और वो इसका खुलासा बुधवार को करेंगे। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद वो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और जिस तरह से मंगलवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने इसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया। हालांकि नवाब मलिक का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जो भी जांच करवाई जानी चाहिए वो करवा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच अब बुधवार को नवाब मलिक की ओर से कहा जा रहा है कि वो एक खुलासा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। जाहिर है कि अब ये जो लड़ाई है वो सियासी हो चुकी है और ये फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की हवा में प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है, जिसे देखते हुए एक तरफ जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी 5 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। देश की राजधानी दिल्ली की मंगलवार सुबह की तस्वीर। प्रदूषण की चादर दिल्ली पर छाई हुई है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण पहले के मुकाबले कुछ कम हुआ है, लेकिन हालात अब भी बहुत खराब बने हुए हैं। हालात के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने को कहा गया है। सभी ईंट भट्टे भी बंद रहेंगे। नगर निगम को सड़कों की मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव तेज करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह पराली मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली के प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा पराली जलने से होने वाले धुएं से है। लेकिन दिल्ली का अपना प्रदूषण भी कम नहीं, इसलिए दिल्ली सरकार ने 5 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया है। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कैसे हम और कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उसके लिए आज हमने दिल्ली के अलग अलग विभागों की संयुक्त बैठक की है, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभाग, एमसीडी के सभी नॉर्थ साउथ ईस्ट एमसीडी के सभी विभागों के अधिकारीगण, डीडीए के अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ आज हमने बैठक की, जिसमें मुख्य तौर पर हमने 5 निर्णय लिए। इसके तहत 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर लगाम लगे। डीजल जनरेटर सेट बंद करने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 12 नवंबर से 1 महीने तक एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण चलेगा। पहले चरण में 450 कंस्ट्रक्शन साइट के चालान किए गए थे। पानी के 400 टैंकर दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव करेंगे, ताकि धूल से होने वाला प्रदूषण कम हो। हम सरकारों से, नेताओं से ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि प्रदूषण की ये तस्वीर साल दर साल लगभग ऐसी ही क्यों बनी रहती है, हालात क्यों नहीं बदलते। लेकिन पूछे कैसे, जब हम खुद ही दिवाली पर पटाखे फोड़ने को धर्म से जोड़कर देखते हैं और पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाकर खुद ही समस्या का हिस्सा बनते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। रफाल खरीदी में फ्रांसीसी वेबसाइट मीडियापार्ट के नए खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
तो वहीं सबके बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय नियमों की अनदेखी करते हुए रफाल डील किया गया? फ्रांस की कंपनी मीडियापार्ट ने दावा किया है कि सीबीआई के पास 2018 में ही दसों की तरफ से दलाली दिए जाने के सबूत थे, लेकिन उसने उनकी अनदेखी की। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल ये मामला सीधे प्रधानमंत्री के आदेश पर दबाया गया। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। दिलचस्प यह है कि मीडियापार्ट ने सुषेण गुप्ता की जिस दलाली का हवाला दिया है वह 2013 में दी गई थी, यानी यूपीए के कार्यकाल में। बीजेपी कांग्रेस पर ही कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया डसो एविएशन द्वारा, और ये आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इस बीच एनडीटीवी को सीबीआई की चार्जशीट से ही जो दस्तावेज मिले हैं उनसे कई सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे सीबीआई रफाल की जांच पर निष्क्रिय हो गई। ये बात आईडीएस के तत्कालीन मैनेजर धीरज अग्रवाल के बयान से सामने आई है। उन्होंने माना है कि कंपनी बिचौलिए सुषेण गुप्ता से जुड़ी हुई है और इसी की मार्फत दसों का 40% भुगतान गुप्ता की मॉरिशस वाली कंपनी इंटरस्टेलर को गया। अगर ये सच है तो दसों भारतीय कानून के मुताबिक रक्षा सौदों में दलाली की वजह से बैन कर दी जानी चाहिए। ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से इन सबूतों की सीबीआई ने अनदेखी की। बीजेपी की दलील है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी जांच कराकर पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में भारी बारिश से बुरा हाल। तमिलनाडु बारिश का कहर झेल रहा है। चेन्नई, मदुरई, रामेश्वरम में भारी बारिश से बुरा हाल है। हालात इतने खराब हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा है कि 2015 की बाढ़ के बाद 6 साल से अधिकारी क्या कर रहे हैं। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर समेत कई इलाकों में शनिवार से ही तेज बारिश हो रही है। कई घर इस बारिश से तबाह हो गए हैं। राहत बचाव के लिए टीमें जुटी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बिगड़ते हालात का संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा है कि 2015 की बाढ़ के बाद से अब तक अधिकारी क्या कर रहे थे। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट धनेश और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।